शहर की एक पुरानी घुमावदार गली में, जहां वक्त की रफ्तार कुछ धीमी पड़ जाती थी, कमाल साहब की हवेली खामोशी से खड़ी थी। ये हवेली अपनी उम्र की कहानियां कहती थी। छतों पर उकेरी गई नक्काशी, दीवारों से झांकता पुराना प्लास्टर और आंगन में लगा चमेली का बूढ़ा दरख्त जो हर मौसम में अपनी खुशबू लुटाने से बाज नहीं आता था। इसी हवेली के एक कोने में एक बड़े से कमरे को जोया कमाल ने अपना स्टूडियो बना रखा था। कमरा उसकी शख्सियत का अक्स था, सादा, पुरसुकून और रंगों से भरा हुआ। जमीन पर एक पुरानी दरी बिछी थी और दीवारों पर उसकी तस्वीरों के अधूरे और मुकम्मल शाहकार सजे थे। इस वक्त भी वो जमीन पर झुकी एक छोटे से कागज पर अपनी दुनिया बसाने में मसरूफ थी। उसके हाथ में गिलहरी के बालों से बना एक बारीक ब्रश था और उसकी नजरें पूरी तरह से उस तस्वीर पर जमी थीं, जिसमें एक औरत दुआ के लिए हाथ उठाए बैठी थी और उसकी आंखों में उम्मीद और हसरत का एक पूरा समंदर मौजे मार रहा था। जोया के लिए मुसव्विरी सिर्फ एक हुनर नहीं, एक इबादत थी, एक ऐसी पनाहगाह जहां वो दुनिया के शोर से बचकर अपने एहसासात को रंगों में ढाल देती थी। जोया की जिंदगी में एक तूफान आकर गुजरा था। उसकी शादी जो बचपन में तय हुई थी, लड़के वालों की अना और खुदगर्जी की भेंट चढ़ गई थी। इस वाकये ने उसके अंदर एक ऐसा खौफ, एक ऐसी खामोशी भर दी थी। वो अब लोगों से, खासकर जज्बाती रिश्तों से डरने लगी थी। उसका ये रंज, ये खामोश दुख अब उसकी तस्वीरों में और भी गहरा उतर आया था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जोया बेटी, ये उसके वालिद प्रोफेसर कमाल की आवाज थी। जोया ने ब्रश नीचे रखा और दुपट्टे का पल्लू ठीक करते हुए दरवाजा खोला। प्रोफेसर कमाल एक शफीक और बावकार शख्सियत के मालिक थे। चेहरे पर इल्म का नूर और आंखों में एक गहरी संजीदगी। उन्होंने अपनी जिंदगी उसूलों पर गुजारी थी और अपनी बेटी को भी यही तालीम दी थी। शराफत और खुददारी सबसे बड़ा सरमाया है। अबू आप आइए ना, बस तुम्हें देखने चला आया, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी नजरें उस अधूरी तस्वीर पर ठहर गईं। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत बन रही है। इसमें एक अजीब सी कशिश है, अभी मुकम्मल नहीं हुई अब्बू, जोया ने धीरे से कहा। तभी पीछे से उसकी माँ आमिना बेगम चाय की ट्रे लिए हुए दाखिल हुईं। आमिना इस घर का दिल थी, एक ऐसी औरत जिनके चेहरे की मुस्कुराहट और हाथों के बने खाने में मोहब्बत घुली थी। अरे, बाप बेटी की गुफ्तगू मेरे बिना ही शुरू हो गई, उन्होंने बनावटी नाराजगी से कहा। घर का माहौल इल्म और मोहब्बत से गूंथा हुआ था। यहाँ दौलत की नुमाइश नहीं थी, लेकिन सुकून और इत्मीनान की कोई कमी न थी। ये हवेली शहर की रूह थी, पुरानी, गहरी और अपनी तहजीब में डूबी हुई। जोया इसी रूह का हिस्सा थी, खामोश, हसास और अपने अंदर एक पूरी कायनात समेटे हुए। आमिना बेगम की बस एक ही ख्वाहिश थी, अपनी बेटी जोया को दुल्हन के लिबास में देखना। उन्होंने अपने एक दूर के रिश्तेदार के बेटे शाहिद से जोया का रिश्ता तय कर दिया, लेकिन जोया शादी के लिए हरगिज तैयार न थी। उसने गुस्से से कहा, अम्मी, आपने मुझसे बिना पूछे उन लोगों से हाँ क्यों कर दी? उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की। जोया, शाहिद अच्छा लड़का है, तुम खुद भी तो उसे अच्छी तरह जानती हो। वो कॉलेज में तुम्हारे साथ था, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने खुद अपने माँ बाप को तुम्हारा हाथ मांगने भेजा और फिर वो लोग कोई गैर नहीं हैं। अब मैं उन्हें कैसे मना कर सकती थी? आखिर एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही है। पहले भी तो आपने मेरी शादी तय की थी, फिर क्या हुआ? उन्हें भूल जाओ बेटी, वो लोग यहाँ से चले गए, वो अपने वादे से मुकर गए। शायद इसी में तुम्हारी भलाई छुपी हो, तुम्हें और बेहतर रिश्ता मिलेगा। जोया इस रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो जोया को मनाने की कोशिशें करने लगा, कभी उसे फोन करता तो कभी मोहब्बत भरे मैसेजेस भेजता। पहले तो वो इग्नोर करती रही, लेकिन जब ये कुछ ज्यादा ही होने लगा तो एक दिन जोया ने शाहिद को साफ लफ्जों में समझा दिया कि ये शादी कभी नहीं हो सकती, वो सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहा है। मजबूरन शाहिद को अपनी नाकाम मोहब्बत के साथ पीछे हटना पड़ा। हजारों किलोमीटर दूर समंदर किनारे बसा एक शहर अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। यहाँ वक्त किसी के लिए नहीं रुकता था। समंदर की नमकीन हवाओं में मेहनत और मौकों की महक थी। इसी शहर की सबसे ऊंची इमारतों में
एक में शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का दफ्तर था, जहां हर फैसला नफे नुकसान के तराजू पर तौला जाता था। अपने आलीशान बोर्ड रूम में बड़ी सी मेज के सिरे पर अरसलान शाह बैठा था। उसकी आंखों में एक बेलौस सख्ती थी और लहजे में एक कारोबारी अंदाज। वो अपने मुखालिफों को मात देने का फन खूब जानता था। अभी अभी उसने एक बड़ी डील अपने नाम की थी और उसके चेहरे पर जीत की हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसमें कोई जज्बा नहीं था। अरसलान के लिए दुनिया नंबरों, ग्राफ और डेडलाइन का खेल थी। वो अपनी खानदानी शिपिंग कंपनी का सीईओ था और अपने वालिद सिकंदर शाह के नक्शे कदम पर चल रहा था। उसका घर एक शानदार पेंट हाउस किसी कारपोरेट हेडक्वार्टर से कम नहीं था। महंगा फर्नीचर, बेजान दीवारें और हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई, लेकिन उसमें घर जैसी अपनायत नहीं थी। उसके वालिद सिकंदर शाह एक ताकतवर और रौबदार शख्स थे, जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी सल्तनत को फैलाना था। उनकी बेगम फरीदा शाह एक सोशलाइट थी, जिनकी दुनिया पार्टियों, चैरिटी इवेंट्स और अपनी हैसियत की नुमाइश तक महदूद थी। उन्हें अपने बेटे के लिए एक ऐसी बहू चाहिए थी जो उनके खानदान के स्टेटस को और ऊंचा कर सके। अरसलान अपनी इस दुनिया में पूरी तरह ढल चुका था। उसके नजदीक मोहब्बत, जज्बात, ये सब फिजूल की बातें थीं। एक ऐसी कमजोरी जो इंसान को उसके मकसद से भटका देती है। उसने अपने दिल के दरवाजे मजबूती से बंद कर रखे थे, क्योंकि उसका मानना था कि इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है और जज्बात का सौदा हमेशा घाटे का सौदा होता है। ये इस शहर का जुनून था, तेज, बेरहम और हकीकत पसंद। अरसलान इसी जुनून का जीता जागता सबूत था। किस्मत ने इन दो मुख्तलिफ जहानों को टकराने का मंसूबा बना रखा था। शाह ग्रुप ने अपनी पब्लिक इमेज को बेहतर बनाने के लिए शहर में एक बड़ी आर्ट एग्जीबिशन को स्पॉन्सर किया। अरसलान को इस तकरीब में ना चाहते हुए भी शरीक होना पड़ा। वो बेदिली से गैलरी में घूम रहा था जब उसकी नजर जोया की तस्वीर पर पड़ी। वही दुआ के लिए उठे हाथ, वही हसरत भरी आंखें। उसने अपने एक साथी की तरफ मुड़कर लापरवाही से कहा, प्रिटी बट नो रियल मार्केट वैल्यू। इस तरह की चीजें बस सजाने के काम आती हैं, इन्वेस्टमेंट के नहीं। ये अल्फाज हवा में तैरकर जोया तक पहुंचे, जो करीब ही खड़ी अपनी पेंटिंग को देख रही थी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर तेजाब डाल दिया हो। उसकी कला, उसकी इबादत किसी के लिए सिर्फ एक बिकाऊ चीज थी। उसके अंदर का सारा रंज और गुस्सा एक पल में सतह पर आ गया। वो जो हमेशा खामोश रहती थी, आज बोल पड़ी। माफ कीजिएगा, उसकी आवाज में सख्ती थी। अरसलान ने मुड़कर उसे देखा। एक सादा सी लड़की, जिसके चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद आप हर चीज को सिर्फ कीमत के तराजू में तौलते हैं। अरसलान को हैरत हुई। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा कुछ चीजें बिकाऊ नहीं होती, कुछ एहसासात की कोई कीमत नहीं होती। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक एहसास है, एक रूह है। लेकिन शायद आपकी दुनिया में रूह और एहसास जैसे लफ्जों की कोई गुंजाइश ही नहीं। अरसलान के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। मोहतरमा, मेरी दुनिया हकीकत पर चलती है, ख्वाबों पर नहीं, और हकीकत यही है कि हर चीज की एक कीमत होती है, आपके इन एहसासात की भी। ये एक तकरार थी, दो ख्यालात की, दो दुनियाओं की। एक तरफ रूहानियत थी तो दूसरी तरफ मादा परस्ती। जोया ने नफरत से उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अरसलान उसे जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस सादा सी लड़की की आंखों की चमक उसे परेशान कर रही थी। ये उनकी पहली मुलाकात थी जो बेजारी की बुनियाद पर रखी गई थी। जिंदगी का खेल भी अजीब होता है। जिन दो लोगों ने एक दूसरे को नफरत से देखा था, तकदीर उन्हें एक ऐसे रिश्ते में बांधने जा रही थी जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जोया और अरसलान की शादी बचपन में ही तय हो गई थी। दरअसल सिकंदर शाह और प्रोफेसर कमाल एक जमाने में बहुत करीबी दोस्त थे। जब जोया बच्ची थी तभी सिकंदर शाह ने कमाल साहब से उसका हाथ मांग लिया था। दोनों फैमिली इस रिश्ते से खुश थीं, लेकिन बाद में जैसे जैसे सिकंदर शाह का बिजनेस बढ़ता गया, दोनों खानदानों के बीच फासले भी बढ़ने लगे। कुछ साल बाद
इस छोटे से कस्बे को छोड़कर सिकंदर शाह अपनी फैमिली के साथ शहर में शिफ्ट हो गए। बचपन में जोड़े गए इस रिश्ते में अरसलान को भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। शायद वो उस वक्त बहुत छोटा था, इसलिए उसके अंदर जोया को लेके कोई जज्बात ही नहीं थे। और अरसलान की माँ फरीदा शाह नहीं चाहती थी कि जोया उनके घर की बहू बने। उनका मानना था कि वो लोग अब हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। इसलिए शहर शिफ्ट होने के बाद उन्होंने जोया की फैमिली से कोई राब्ता नहीं रखा। लेकिन सिकंदर शाह कमाल साहब से किया हुआ अपना वादा नहीं भूले थे और वो अब भी अपने फैसले पर कायम थे। इस सिलसिले में सिकंदर शाह ने जब प्रोफेसर कमाल से राब्ता किया तो पहले तो उन्हें हैरानी हुई कि सिकंदर मिर्जा को अभी तक अपना वादा याद है, लेकिन फिर उन्होंने इस शादी से साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि अब हमारे बीच एक गहरी खाई है, अब इन दोनों खानदानों का एक होना नामुमकिन है। लेकिन बाद में उनकी बीवी आमना बेगम ने उन्हें समझाया कि जो रिश्ता आपने सालों पहले तय किया था, अब आप उससे पीछे नहीं हट सकते। जोया उनकी अमानत है जिसे आपने बचपन में ही उन्हें सौंप दिया था। ये प्रोफेसर कमाल के लिए उनके उसूलों का इम्तिहान था। अपने वालिद की इज्जत और सुकून के लिए जोया उस शख्स से शादी करने को तैयार हो गई जिसे वो पसंद नहीं करती थी। ये उसका अपने वालिद के लिए लिहाज था। ये एक कड़वा सच था जिसे रिश्ते की चाशनी में लपेटा गया था। दूसरी तरफ अरसलान को जब ये पता चला तो वो आग बबूला हो गया, लेकिन सिकंदर शाह ने उसे खानदान की इज्जत, विरासत और अपने फर्ज का वास्ता दिया। अरसलान के लिए उसका खानदान और उसके वालिद की इज्जत ही सब कुछ थे। उसने अपने जज्बात को कत्ल करके इस शादी के लिए हाँ कर दी। निकाह की महफिल बहुत सादा और संजीदा थी। ना कोई ढोलकी, ना कोई शोर शराबा, बस कुछ करीबी लोग और एक काजी साहब। जब जोया और अरसलान ने निकाहनामे पर दस्तखत किए तो उनकी नजरें एक पल के लिए मिली। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, ये कैसा दस्तूर दुनिया है जहां दो दिलों को सिर्फ एक वादे की खातिर जोड़ दिया जाता है। ये शादी नहीं, एक मजबूरी थी, एक समझौता था जिसका अंजाम सिर्फ खुदा जानता था। जोया की रुखसती का मंजर दिल को चीर देने वाला था। जब वो अपने घर की दहलीज से बाहर कदम रख रही थी तो उसे लगा जैसे वो अपनी रूह पीछे छोड़े जा रही है। आमना बेगम के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और प्रोफेसर कमाल खामोशी से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर खड़े थे। उनकी आंखें उस बेबसी का पता दे रही थीं जिसे वो जुबान पर नहीं ला सकते थे। उधर शाह मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ये किसी महल से कम नहीं था, लेकिन जोया के लिए ये एक सुनहरा पिंजरा था। ये शहर उसके लिए शहर बेगाना था, अजनबी और बेरूह। उसकी सास फरीदा बेगम ने उसका इस्तकबाल तो किया, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में अपनायत की जगह एक छुपी हुई तंज थी। पहले दिन से ही उन्होंने जोया को एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि वो इस घर के लायक नहीं है। वो उसके सादा कपड़ों पर, उसकी खामोशी पर और उसके मिडिल क्लास तौर तरीकों पर दबे लफ्जों में तनकीद करती। उनका हर जुमला एक नश्तर की तरह जोया के दिल में चुभता। अरसलान का रवैया और भी तकलीफ दे था। वो उससे ऐसे बातें करता जैसे वो इस घर का कोई हिस्सा नहीं, बल्कि उस वादे का एक तकलीफ दे हिस्सा हो जिसे उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो उसे अपनी जिंदगी में कोई जगह देने को तैयार नहीं था। वो उससे बात करता तो सिर्फ जरूरत की। कभी कभी वो अपनी तरफ से मेहरबानी दिखाते हुए उसे पैसे या महंगी चीजें देने की कोशिश करता, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाया कि जोया को इन बेजान चीजों की नहीं बल्कि जज्बाती कुर्बत की जरूरत थी। वो एक ऐसे समंदर में अकेली थी जहाँ चारों तरफ पानी तो था, लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी नहीं था। जोया और अरसलान एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रहते थे। उनके दरमियान खामोशी की एक ऐसी दीवार थी जिसे कोई तोड़ना नहीं चाहता था। ये दीवारें अना थी। अरसलान अपने काम में मसरूफ रहता और जोया अपनी तन्हाई में। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए। इस घुटन भरे माहौल में जोया ने एक बार फिर अपनी पनाहगाह का रुख किया, उसकी मुसव्विरी। उसने अपने कमरे के कोने को अपना स्टूडियो बना लिया। अब वो पहले से भी ज्यादा शिद्दत से पेंट करने लगी। उसका हर ब्रश स्ट्रोक उसकी तन्हाई, उसकी हसरत और उसके अनकहे दर्द की कहानी कहता था। उसकी तस्वीरें अब सिर्फ खूबसूरत नहीं थीं,
उनमें एक गहराई, एक तकलीफ थी जो देखने वाले की रूह में उतर जाती। वो अपने सारे जज्बात कागज पर उतार रही थी। ये तस्वीरें उसकी खामोश डायरी बन गई थीं। अरसलान, जो अक्सर देर रात तक काम करता, अपनी जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा था। उसे नींद नहीं आती थी। एक रात जब वो पानी पीने के लिए उठा तो उसकी नजर जोया के कमरे से आती हल्की सी रोशनी पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था। न जाने किस ख्याल के तहत वो अंदर झांकने लगा। जोया जमीन पर बैठी पूरी दुनिया से बेखबर अपनी एक तस्वीर में रंग भर रही थी। उस रात के बाद ये अरसलान का मामूल बन गया। जब जोया सो जाती, वो चुपके से उसके कमरे में दाखिल होता और घंटों उसकी तस्वीरों को देखता रहता। उन तस्वीरों में उसे वो जोया नजर आती थी जो दिन के उजाले में कहीं छुप जाती थी। एक ऐसी औरत जो तकलीफ में थी लेकिन टूटी नहीं थी। वो उसकी रूह को, उसके दर्द को, उसकी खुददारी को उन रंगों के जरिए महसूस करने लगा था। ये एहसास उसे हैरान भी करता था और परेशान भी। उसके अंदर की वो सख्त कारोबारी दीवार जिसे उसने बड़ी मजबूती से खड़ा किया था, अब इन तस्वीरों की खामोश जुबान से चटकने लगी थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि इस लड़की की दुनिया में कोई ऐसी गहराई है जिसे पैसों से नहीं नापा जा सकता। फरीदा बेगम एक शातिर औरत थी। वो देख रही थी कि अरसलान के दिल में जोया के लिए नर्म गोशा पैदा हो रहा है। ये बात उन्हें किसी सूरत में कबूल नहीं थी। वो अपने बेटे को मामूली लड़की के लिए बदलते हुए नहीं देख सकती थी। उन्होंने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो जोया की दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर सकता था। उन्होंने जोया की माजी को कुरेदना शुरू किया। उन्हें पता चला कि पहले भी जोया की शादी किसी लड़के के साथ तय की गई थी, तो उन्होंने उस बात का फायदा उठाया। उन्होंने कुछ जाली खत तैयार किए जिनमें ऐसा लगे कि जोया अभी भी उस लड़के से राब्ते में है, और अरसलान के आने से पहले वो खत टेबल पर रख दिए। जब अरसलान ने वो खत देखे तो उसके अंदर का सारा शक, सारी बदगुमानी जो वो जोया की तस्वीरों को देखकर दबाने की कोशिश कर रहा था, एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसे लगा कि जोया ने उसे धोखा दिया है। इस बारे में जोया से पूछने की बजाय उसने जोया को इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक शाम जब अरसलान घर लौटा तो फरीदा बेगम ने बड़ी चालाकी से एक फोन कॉल का ड्रामा रचा। उन्होंने एक बंदे से बात की और फोन का स्पीकर ऑन कर दिया ताकि अरसलान उनकी बातें सुन सके। उस लड़की ने ऐसे बात की जैसे वो और जोया आज भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मजबूरी में अलग हुए हैं। अरसलान के लिए ये एक कयामत थी। उसने सोचा जोया एक अदाकारा है जिसने अपनी मासूमियत का नकाब पहन रखा है। वो तूफान की तरह जोया के कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की आग थी। तो ये है तुम्हारी हकीकत, वो चीखा। जोया हैरान रह गई। क्या मतलब? आप क्या कह रहे हैं? अदाकारी बंद करो। अरसलान ने वो सारे जाली खत उसके मुंह पर दे मारे। मैं सब जानता हूँ। तुम आज भी उस आदमी से मिलती हो। तुमने मुझे और मेरे खानदान को धोखा दिया है। वो सवाल नहीं कर रहा था, इल्जाम लगा रहा था। जोया की हर सफाई, हर दलील उसके गुस्से के शोर में डूब गई। आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? जोया की आवाज में आंसुओं की कपकपाहट थी। यकीन? अरसलान हंसा, एक जहरीली हंसी। तुम जैसी औरतें यकीन के काबिल नहीं होती। तुम सब बिकाऊ हो। और फिर उसने वो किया जिसने जोया की रूह को जख्मी कर दिया। उसने जोया की सबसे पसंदीदा तस्वीर, जिसे वो पिछले कई दिनों से बना रही थी, दीवार से उतारी और उसे अपने पैरों तले रौंद डाला। तुम्हारी तरह तुम्हारी ये आर्ट भी झूठी है, बेवफा है। रंग और कागज के टुकड़े जमीन पर बिखर गए, ठीक जोया के दिल की तरह। उस पर जोया के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उस टूटन से आंसुओं का सैलाब नहीं, बल्कि एक खामोश गुस्से ने जन्म लिया। उसके आंसू खुश्क हो गए। उसने एक नज़र ज़मीन पर बिखरी अपनी तस्वीर के टुकड़ों पर डाली और फिर अरसलान को देखा। उसकी आंखों में अब कोई हसरत, कोई मिन्नत नहीं थी, सिर्फ एक गहरी मायूसी और एक फौलादी इरादा था। आपने सिर्फ कागज नहीं फाड़ा अरसलान शाह। उसकी आवाज़ एकदम सपाट थी। आपने उस रिश्ते की आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया है जो शायद कभी बन सकता था। अरसलान उसकी इस खामोशी से सिहर गया। मैं बेवफा नहीं हूँ,
लेकिन अब मुझे कोई सफाई नहीं देनी, क्योंकि जहाँ यकीन ही ना हो वहाँ अल्फाज बेमानी हो जाते हैं। वो मुड़ी और खामोशी से अपना छोटा सा सूटकेस निकालने लगी। उसने शाह खानदान की दी हुई एक भी चीज को हाथ नहीं लगाया, ना महंगे कपड़े ना जेवर। उसने सिर्फ अपने कुछ पुराने सादा कपड़े, अपनी पेंटिंग्स जो सही सलामत थी और अपने ब्रश और रंग उठाए। जब वो कमरे से बाहर निकल रही थी तो अरसलान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो बस खामोश खड़ा उसे देखता रहा, जैसे पत्थर का हो गया हो। जोया जब हवेली के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रही थी तो वो पीछे हटने वाली एक मजलूम औरत नहीं थी। वो अपनी इज्जत नफ्स को बचाने वाली एक खुददार औरत थी जो अपनी पहचान वापस लेने जा रही थी। उसने एक झूठे बेएतबार रिश्ते पर अपनी खुददारी को तरजीह दी थी। ये उसका आखिरी फैसला था और इस फैसले ने अरसलान शाह की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। जोया के जाने के बाद शाह मेंशन की दीवारें अरसलान को खाने को दौड़ने लगी। घर की खामोशी एक अजाब बन गई थी। ना चाहते हुए भी उसके ख्यालों में जोया आ ही जाती। वही मासूम चेहरा जिसे देखकर उसके दिल को ठंडक मिलती थी। उसे गुमा भी ना था कि इस घर में जोया की नामौजूदगी इस तरह खलेगी। उसे एहसास होने लगा शायद उसे जोया से मोहब्बत हो गई थी। कुछ दिनों बाद अरसलान के वालिद सिकंदर शाह, जो एक बिजनेस टूर पर गए थे, जब अपने कारोबारी मामले सुलझाकर वापस लौटे तो उन्हें फरीदा बेगम के चेहरे पर अजीब सा सुकून नजर आया। उन्हें शक हुआ। उन्होंने अपने तरीके से तहकीकात की और जल्द ही सारी हकीकत उनके सामने आ गई। उस शाम सिकंदर शाह ने अरसलान को अपने पास बिठाया और उसे वो सबूत दिखाए जो फरीदा बेगम की साजिश को बेनकाब कर रही थे, और उस लड़के से भी मिलवाया जो उस झूठी फोन कॉल के ड्रामे में शामिल था। उसने कुछ पैसों की खातिर सारी सच्चाई उगल दी। हर सबूत अरसलान के दिल पर एक हथौड़े की तरह लग रहा था। जोया की बेगुनाही का यकीन उसके वजूद को झंझोड़ गया। उसे अपनी जाती, अपनी बेएतबारी और अपनी वहशियाना हरकत पर ऐसी शिद्दत से शर्मिंदगी हुई कि उसका दम घुटने लगा। वो सिर्फ जोया की बेगुनाही पर शर्मिंदा नहीं था, वो अपनी उस सोच पर भी शर्मिंदा था जिसने उसे इतना अंधा बना दिया था। उसने अपनी माँ का सामना किया। फरीदा बेगम ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब अरसलान ने सबूत उनके सामने रखे तो वो टूट गईं और चीखीं, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया अरसलान। मैं उस लड़की को तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती थी। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की अम्मी। अरसलान की आवाज में एक दर्द भरी खामोशी थी। आपने मेरी रूह को मार दिया है। एक माँ होकर अपने ही बेटे से उसकी खुशियाँ छीन ली। ये जुमला फरीदा बेगम के लिए आखिरी चोट साबित हुआ। अरसलान के रवैये ने उनका दिमागी तवाजुन बिगाड़ दिया। वो हकीकत और वहम की दुनिया में खो गईं। अरसलान के लिए अब ये घर किसी जहन्नुम से कम नहीं था, लेकिन उसकी असल सजा ये नहीं थी। उसकी असल सजा वो एहसास निदामत था जो उसे हर पल जला रहा था। उसका सारा गुरूर, उसका सारा यकीन, सब कुछ खाक में मिल गया था। वो अरसलान शाह जो हर चीज को काबू में रखना जानता था, आज अपनी ही नजरों में गिरकर खाक हो चुका था। अरसलान ने अपनी कंपनी, अपनी दुनिया, सब कुछ छोड़ दिया। वो एक टूटे हुए इंसान की तरह जोया के शहर आ गया, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जोया या उसके वालिद का सामना कर सके। वो एक मुजरिम था जो अपने जुर्म की जगह पर वापस आया था, लेकिन माफी मांगने का हक भी खो चुका था। वो कई दिनों तक जोया के घर के आसपास भटकता रहा, बस दूर से ही झलक पाने की हसरत में। फिर एक दिन उसने जोया को देखा। वो अपने मोहल्ले की गरीब बच्चियों को एक पुरानी इमारत की छत पर पेंटिंग सिखा रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून, एक ऐसी चमक थी जो अरसलान ने शाह मेंशन के सुनहरे पिंजरे में कभी नहीं देखी थी। जोया ने अपनी पेंटिंग्स बेचकर जो पैसे जमा किए थे, उनसे उसने उन बच्चियों के लिए एक छोटा सा आर्ट स्कूल खोल लिया था, जिनके पास हुनर था लेकिन वसाइल नहीं थे। ये देखकर अरसलान के दिल पर एक और चोट लगी। जोया उसके बिना ना सिर्फ जी रही थी, बल्कि पहले से ज्यादा मुकम्मल और मजबूत हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि जोया की खुशी उसकी दौलत की मोहताज नहीं है। ये एहसास उसकी अना पर आखिरी ज़रब था।
अब उसने अपनी जुस्तजूए मोहब्बत का आगाज किया, लेकिन एक अलग तरीके से। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए गुमनाम रहकर जोया की स्कूल को फाइनेंशियल एड देना शुरू कर दी। वो उसकी खुशी में शरीक होना चाहता था, बिना उस पर अपना कोई हक जताए। वो दूर से उसकी कामयाबी को देखकर खुश होता, ये जानते हुए कि वो इस खुशी का हिस्सा बनने के काबिल नहीं है। ये उसकी मोहब्बत का एक खामोश इकरार था, एक ऐसा इश्क जो अब पाने की नहीं, सिर्फ देने की ख्वाहिश रखता था। कई महीने गुजर गए। जोया का स्कूल अब बेहतर हो रहा था। उसे हैरत होती थी कि ये गुमनाम मददगार कौन है। एक दिन उसके वालिद के एक पुराने दोस्त के जरिए उसे हकीकत का इल्म हो गया। उसे पता चल गया कि ये सब अरसलान कर रहा है। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश पैदा हुई। एक तरफ नफरत थी, दूसरी तरफ अरसलान के इस बदले हुए रूप पर हैरत। उसने बहुत सोचने के बाद अरसलान से मिलने का फैसला किया। जब उनकी मुलाकात हुई तो अरसलान उसके सामने सर झुकाए खड़ा था। मुझे मालूम है मैं माफी के काबिल नहीं हूँ जोया, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। माफी इतनी सस्ती नहीं होती अरसलान, जोया ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज में अब भी वो पुरानी सख्ती थी, लेकिन आंखों में नफरत की जगह एक गहरी उदासी थी। अल्फाज जख्मों को नहीं भर सकते। उसने अरसलान को देखा जो किसी हारे हुए सिपाही की तरह खड़ा था। अगर तुम वाकई अपने किए पर शर्मिंदा हो तो तुम्हें इसका सबूत देना होगा। क्या करना होगा मुझे? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जोया ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बोली, मेरे अब्बू की जिंदगी भर की मेहनत, उनकी एक किताब जो उन्होंने उर्दू शायरी पर लिखी थी, कुछ साल पहले चोरी हो गई थी। उन्हें शक है कि ये उनके ही एक शागिर्द ने किया था। वो किताब उनके लिए उनकी जान से ज्यादा अजीज थी। अगर तुम वो किताब उन्हें वापस ला दो तो शायद मैं सोचूं कि तुम बदल गए हो। ये एक अजीब इम्तिहान था। ये जोया के लिए नहीं था, ये उसके वालिद के लिए था। जोया देखना चाहती थी कि क्या अरसलान, जिसने हमेशा सिर्फ अपने नफे नुकसान का सोचा है, क्या वो किसी की खोई हुई इज्जत और मेहनत को वापस लाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। ये उसकी तौबा का, उसके पश्चाताप का इम्तिहान था। अरसलान के लिए ये मिशन उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम था। उसने अपनी सारी सलाहियतें, सारे वसाइल इस काम पर लगा दिए। ये अब उसके लिए सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उसकी खुद की रूह को वापस पाने की जंग थी। इस जुस्तजू में उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसे धमकियां मिली, उस पर हमला हुआ, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसके अंदर अब एक नया जुनून था, मोहब्बत का जुनून, अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करने का जुनून। आखिरकार महीनों की जद्दोजहद के बाद वो कामयाब हो गया। वो उस चोरी की हुई किताब को हासिल करने में कामयाब हो गया। वो सीधा कमाल साहब की हवेली पहुंचा। शाम का वक्त था। जोया आंगन में चमेली के दरख्त के नीचे खड़ी थी। अरसलान ने कांपते हाथों से वो पुरानी खस्ता हाल किताब जोया की तरफ बढ़ाई। ये आपके अब्बू की अमानत है। उसने जोया की आंखों में नहीं देखा, वो बस सिर झुकाए खड़ा रहा। मैं जानता हूँ कि ये मेरे गुनाहों का बदला नहीं हो सकता। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा जोया, ना माफी, ना कोई दूसरा मौका। मैं शायद कभी तुम्हारे काबिल नहीं बन सकूंगा, लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी इसी कोशिश में गुजारना चाहता हूँ। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी बेबसी थी जिसने जोया के दिल में जमी बर्फ को पिघला दिया। ये वो अरसलान नहीं था जिससे वो मिली थी। ये एक नया इंसान था जो अपनी ईगो, अपनी अना की खाक से निकल कर आया था। उसकी इस आजिज़ी में एक नूर था, एक रोशनी थी जिसने जोया के दिल के सारे अंधेरे मिटा दिए। जोया की आंखों से आंसू बह निकले। ये गम की नहीं, खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से वो किताब अपने हाथों में ली। दिल को दिल से राह होती है अरसलान, उसने धीमी आवाज में कहा। ये इकरार था, ये माफी थी, ये एक नए सफर का आगाज था। उनका वस्ल किसी तूफानी जज्बात का इजहार नहीं था, बल्कि दो रूहों का एक खामोश पुरसुकून मिलाप था। एक ऐसा रिश्ता जो आजमाइश की आग में तपकर कुंदन बन गया था, जोया की पेंटिंग्स की तरह। उनकी मोहब्बत की कहानी भी अब मुकम्मल हो चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो खाक से शुरू हुई थी
और नूर पर ख़त्म हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।